नमस्कार। स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार पापा के अगले भाग की तरफ। भाग 7। रात के 12 बज रहे थे। मनोज और गजेंद्र कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे। नौकरी या कॉलेज का पहला दिन जैसा भी हो, वो आप जिंदगी भर भुला नहीं पाते। रूममेट है यार वो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, गजेंद्र ने कहा। मनोज भी समझ नहीं पा रहा था कि अनुषा के साथ उसको जाना चाहिए था या नहीं। वो साशा को जाकर पक्का बोलेगी, उसे सही नहीं लगेगा पार्टनर। तुम साशा से दोस्ती करने यहाँ आए हो। ये हाई मॉरल ग्राउंड लेकर डिग्री विग्री पूरा करना, ये सब बातें मीडिया में अच्छी लगती हैं। तुम वो सब करने थोड़े आए हो। मनोज गजेंद्र की इस बात से चौंका, क्योंकि असली बात तो यही थी। वरना मनोज कभी कॉलेज लौटा ही नहीं होता अगर उसका कॉलेज साशा के कॉलेज से अलग होता। उसने कॉलेज आने का फैसला अपनी इमेज को सही करने के लिए नहीं, बल्कि साशा के करीब आने के लिए किया था। उसने अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं किया था कि साशा के करीब जा पाए। मनोज के मोबाइल पर अनुषा का मैसेज आया, थैंक्स एम, और साथ में एक हग वाला स्माइली बना था। गजेंद्र ने भी वो मैसेज देखा। मनोज अगर कोई भी जवाब लिखता तो वो ज़्यादा हो सकता था। उसने कुछ सोचकर गुड नाइट लिखा और भेज दिया। मुझे लगा कि रूममेट है, इसलिए साशा को समझने में मुझे मदद मिलेगी, मनोज ने कहा। बिल्कुल मिलेगी, मदद लो, लेकिन नई प्रॉब्लम में मत फंसो यार पार्टनर। गजेंद्र टहलते हुए एक बेंच पर बैठ चुका था। मनोज अब उस बेंच के आसपास चक्कर लगा रहा था। तभी अनुषा का एक और मैसेज आया, ओनली गुड नाइट इज सो बोरिंग एम। मनोज ने मोबाइल गजेंद्र की ओर बढ़ाया। गजेंद्र मैसेज देखकर जोर से हंसा। एक और नई प्रॉब्लम मुबारक हो पार्टनर। मनोज ने इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो बैच वाले सिंघड़ फोर्ट का 2 दिन का प्लान बना रहे हैं, सभी को जाना है। तुम्हारा बैच भी चलेगा ना, मनोज ने पूछा। हाँ, आज कुछ बता तो रहे थे। हम लोग क्या करेंगे पार्टनर, 2 बुढ़े बैठकर बोर होंगे। मुझे लगता है साशा से बात वहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन गजेंद्र बोलते हुए रुका और फिर कहा, यार अनुषा से दूर ही रहो। मनोज ने हाँ में सर हिलाया। दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद मनोज वहीं लौट आ गया। वो कुछ समय अकेला चाहता था। धीरे धीरे कॉलेज का शोर कम होता जा रहा था। मनोज कभी बेंच पर बैठता, कभी चलने लगता। उसके मन में बार बार प्रिया की बात चल रही थी। क्या सही में वो बुरा इंसान था जिसको अपने अलावा कुछ नहीं सूझता था, या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसके आसपास वाले अभी समझ नहीं पा रहे थे। अनुषा अपने मोबाइल को ताके जा रही थी कि शायद मनोज का कुछ रिप्लाई आए। कुछ देर तक बेसब्री से देखने के बाद उसने मोबाइल को कुछ दूर रख दिया और किताब खोलकर बैठ गई। साशा अपने लैपटॉप में कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। मैं एम के साथ आज मलाका स्पाइस गई थी। अनुषा ने ये बात हवा में छोड़ दी। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुषा ने फिर से कहा, मैं एम के साथ आज मलाका स्पाइस गई थी। साशा ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया। तो मैं क्या करूं? तुम कहीं भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ, मैंने पूछा है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो उनसे? ही सीम्स टू बी अ नाइस गाय। अब साशा को पूरी तरह गुस्सा आ चुका था। कई बार अपनों की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। अनुषा ने अगर मनोज की बुराई की होती तो शायद साशा झेल जाती। आगे से कभी उनका जिक्र मेरे सामने मत लाना। बट नहीं अनुषा, नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बताओ। और हाँ, एक और चीज़, आई डोंट लाइक एम, उनका नाम मनोज है। अनुषा को शायद नहीं बताना चाहिए था, या उसने शायद इसलिए साशा को बताया क्योंकि उसको खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। साशा को मनोज से नफरत है, ये बात सबको पता थी, लेकिन वो अपने पापा को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसको एम पसंद नहीं आया।
अनुषा नशे में नहीं होती तो भी शायद ये बात बोलती। साशा गुस्से में न भी होती तो भी शायद ऐसे ही बोलती। मनोज जब कमरे में घुसा तो धुएं के बादल को हटाने के बाद बाबा पविरंजन नजर आए। बाबा पविरंजन एकदम मस्त होकर कुछ ज्ञान बालक लोगों को दे रहे थे। मनोज को देखकर बाबा 1 सेकंड के लिए रुके, लेकिन फिर चालू हो गए। देखो बे, कुछ रखा नहीं है लाइफ में, सब बोल बच्चन है। आदमी मरता है तो साला कपड़े तक उतार लिए जाते हैं बे, बस यही बोल बच्चन साथ जाता है। हम लोगों की औकात कुछ नहीं है बे, पैदा होना है और मर जाना है, अपने को सीरियसली लेने का नहीं। पूरी दुनिया में हम कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं बे। सोचो बे, पता है एक रिसर्च हुई है अमेरिका में, खाली है साले रिसर्च करते हैं। खैर, रिसर्च में पता चला है कि कोई भी जानवर अपनी जात वाले जानवर को नहीं मारता। शेर खुद शेर को नहीं मारता, बस एक आदमी ही है जो आदमी को मारता है। सब खेल है बे, मजा लो बस, कुछ रखा नहीं बे, सब बक बोल बच्चन है। मनोज को सुनता देख बाबा ने अपनी बात को सेंसर करने की नाकाम कोशिश की। मनोज ध्यान से सुन रहा था। मनोज को देखकर बेड पर बैठे भक्तगण उठकर जाने लगे। बाबा पविरंजन अपनी टेबल के ऊपर कुर्सी नुमा सिंहासन पर अब भी बैठे हुए थे। बाबा का ध्यान अब मनोज पर गया। उसने कश खींचकर मनोज की ओर बढ़ाया। मनोज ने कश लिया। बाबा ने मनोज से सवाल किया, बाबा जीवन क्या है, क्या लगता है? मनोज को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। 2 मिनट पहले तो जीवन के बारे में तुम कुछ कह रहे थे, इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि सही ही लग रहा था। मनोज ने जवाब देते हुए एक और कश लिया। अरे बाबा, वो तो मैं बोल बच्चन करता हूँ इन लौंडों के साथ, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ जीवन क्या है। बाबा पविरंजन ने कश वापस खींचते हुए कहा, सोता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। मनोज ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। बाबा पविरंजन थोड़ा सा रूठ कर अपने बेड पर आ गए और रजनीश ओशो की किताब खोलकर पढ़ने लगे। मनोज ने करवट लेते हुए कहा, कल कमरा साफ कर देना, गंदा हो गया है। बाबा पविरंजन ओशो की किताब में जीवन के गूढ़ मतलब खोजते हुए डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कान में हेडफोन घुसाकर लिंकिन पार्क का गाना इन द एंड इट डजंट इवन मैटर फुल वॉल्यूम में चला दिया। कमरा एकदम सलीके से बिखरा हुआ था। मनोज को लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर बाबा पविरंजन का टेबल लैंप जला दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। अब धुएं में एक चेहरा किताब पढ़ रहा था। बाबा लाल पीले हरे रंग के पेन से किताब में निशान लगा रहे थे। मनोज ने सोने से पहले अपनी चादर से झांक कर बाबा को देखा। वो हल्के से मुस्कुराया और करवट लेकर सो गया। अकेला आदमी आसमान के तारों से अपना अकेलापन बांट लेता है। तारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया के लिए अकेलापन कोई नई बात नहीं है, पर हर आदमी का अकेलापन अपने आप में नया होता है। हमारा अकेलापन ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। साशा को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉस्टल की बालकनी में बैठी हुई आसमान देख रही थी। उसका गुस्सा अब फ्रस्ट्रेशन में बदला जा रहा था। मुझे भी नींद नहीं आ रही। एकदम से साशा का ध्यान अनुषा की आवाज़ से टूटा। साशा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अनुषा ने एक सिगरेट जलाकर साशा की तरफ बढ़ाई। अनुषा साशा के पास आकर बैठ गई। अब आसमान 2 लोग देख रहे थे। उन दोनों का अकेलापन मिलकर कम नहीं दोगुना हो चुका था। मेरी फैमिली में कभी कोई बाहर पढ़ने नहीं आया। मैं पहली हूँ जो लड़ झगड़ कर पढ़ने आई। मुझे भी अपने पापा से नफरत थी। हम जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं उसके जैसे ही बन जाते हैं। जब वो मरे तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया कि मैं उनसे अब और ज़्यादा नफरत नहीं कर पाऊँगी। डीप डाउन मेरी ये नफरत ही मेरा प्यार है। अनुषा ये बातें साशा से बोल रही थी या खुद से, उसको नहीं पता था। पिछले 2 सालों से वो दोनों रूममेट थी। उनको शायद ये पता ही नहीं था। वो अलग अलग होकर भी एक ही थी। उनकी अपने पिता के प्रति नफरत उनको एक जैसा बनाती थी। अनुषा ने ये बातें कभी साशा को नहीं बताई थी। साशा सुनती रही।
ऐसी बातें सुनने के बाद बस चुप हुआ जा सकता है। साशा चुप थी। उसके पास बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अनुषा ने साशा के कंधे पर अपना सर रख लिया। अपने जैसा दुख दिखने पर कतरा भर सुख आता है। साशा को कंधे भर सुख महसूस हुआ। अनुषा ने कंधे भर दुख को मन से हल्का कर दिया। बहुत देर चुप रहने के बाद साशा ने कहा, आई एम सॉरी। अनुषा ने जवाब दिया, आई एम सॉरी। तारे अपना काम कर चुके थे। अकेलापन कुछ देर के लिए बहता हुआ बादल हो चुका था। रात अपनी धूल झाड़कर सुबह होने वाली थी। प्रिया सुबह सुबह शांत समंदर को ध्यान से देख रही थी। उसका कोच डेविड भी साथ बैठा हुआ था। सूरज उगने को था, अभी दिख नहीं रहा था। समंदर शांत था, जैसे उसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया हो। प्रिया ने समंदर की तरफ चलना शुरू किया। समंदर ने प्रिया की ओर चलना शुरू किया। प्रिया ने समंदर को छुआ। समंदर ने प्रिया को। प्रिया ने 2-4 बार पानी को छूकर देखा। समंदर ने प्रिया को उतने ही प्यार से छुआ। डेविड किनारे पर बैठा हुआ था। वो दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में प्रिया और समंदर आपस में इक्कल दुक्कल खेल ही रहे थे कि अचानक प्रिया का पैर फिसला। वो पानी में गिरी। उसकी नाक में पानी गया और वो घबरा गई। डेविड तुरंत आया। प्रिया की नाक और मुंह में पानी जाने से वो घबरा गई थी। डेविड ने आकर उसको संभाल लिया। प्रिया की समंदर से दोस्ती 1 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे आ चुकी थी। कदम से कदम मिलाते हुए मीता और मनोज पुणे की सड़कों पर टहल रहे थे। उनका हर एक कदम साथ पड़ रहा था। वो दोनों अच्छा खासा भाग चुके थे। दोनों पसीने में डूबे हुए थे। सामने सड़क पर पेड़ के पीछे से सूरज एकदम तरोताज़ा होकर सुबह से अपना मुंह धुल रहा था। आई लाइक दिस नेम एम, ये कहकर मीता बहुत जोर से हंसी। अरे यार, पूरी बात बता दी तो तुम मजाक उड़ाओगी, मनोज ने झेपते हुए कहा। बात छुपाने की तो तुम सोचना भी मत। पूरे कॉलेज में मेरे जासूस हैं, मुझे सब पता चलता रहता है। वैसे सही में मेरा रूम नहीं बदल सकता क्या? क्यों, क्या हुआ? बाबा लड़का तो तेज है। तेज नहीं, बहुत तेज है। उसकी कुछ बातों से मुझे अपने दिन याद आते हैं। तो बढ़िया है ना, यही पुराने दिन तो याद करने आए हो तुम। नहीं यार, मैं कॉलेज करने नहीं आया। मनोज की ये बात सुनकर मीता चौंकी। फिर क्यों आए हो? मैं साशा से दोस्ती करने आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लूज हर। तुम ये केवल कह रहे हो। तुम अनुषा के साथ बाहर गए थे। उसको पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा। मुझे मालूम है, अनुषा उसे बता देगी। फिर क्यों किया तुमने ये? मनोज ने अपनी आंखों में सूरज भरते हुए कहा, मैं चाहता हूँ वो मुझसे आकर झगड़ा करे। मनोज, वो तुमसे पहले से ही बहुत हर्ट है। ऐसा कोई भी काम मत करना कि दूर ही हो जाए। दोनों कुछ देर बिना बात किए चलते रहे। वैसे तुमने कभी किताब लिखने का सोचा है? मनोज ने ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी। नहीं, क्यों? तुम्हें किताब लिखनी चाहिए। हाउ टू बी अ बैड फादर एंड अ ब्लडी गुड लॉयर। मनोज ये नाम सुनकर बहुत ज़ोर से हंसा। अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब लिखूंगा। प्लीज़ किताब का नाम यही रखना। किताब का नाम मैंने सोच लिया है। क्या? हाउ टू बी अ गुड फादर। कोई नहीं पढ़ेगा। एज इफ़ आई केयर। मीता ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। मनोज, साशा से सीधे बात करने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, पेपर होने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे टॉप करने का टाइम आ गया है। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, ये बच्चे बहुत तेज़ हैं। कॉलेज का काम तो यही है कि आपको रियल लाइफ के लिए तैयार करे। बावजूद इसके पूरे कॉलेज में सब एक ही जैसा लेक्चर अटेंड करके भी अलग अलग तरीके से तैयार होते हैं। मीता कॉलेज को अपनी स्टाइल से रियल लाइफ सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए अक्सर यूं ही 1 हफ्ते के नोटिस पर पेपर अनाउंस कर दिया करती। साल के नंबर ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट के नंबर को जोड़कर बनते थे। उसने वो पुराना तरीका छोड़ दिया था जिसमें साल भर
मौज मस्ती करने के बाद भी फाइनल पेपर से पहले मेहनत करके अच्छे नंबर लाए जा सकते थे। अब अच्छे नंबर लाने के लिए आपको साल भर के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता था। पेपर का अनाउंस होते ही कॉलेज का माहौल एकदम से बदल जाता। रोज़ शाम को डिनर के बाद टहलने वाले लोग अब कमरों में दिखते। नोट्स के लिए भागा दौड़ी शुरू हो जाती। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये नंबर इसलिए भी ज़रूरी होते क्योंकि बड़ी से बड़ी लॉ फर्म इन्हीं नंबर के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करती और ऑफ़र देती। मनोज को कॉलेज ज्वाइन किए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन वो पेपर के लिए एकदम तैयार था। पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही था कि कभी पढ़ता हुआ न दिखने के बाद भी बाबा उर्फ पवी रंजन की रैंक 1 आती थी। सेकंड नंबर पर साशा थी और तीसरे नंबर पर लोग बदला करते थे। पूरा कॉलेज जब तैयारी में था तो मनोज रोज़ शाम को गजेंद्र के साथ टहला करता। अनुषा कभी कभार उसको रास्ते में मिल जाती और किसी न किसी चीज़ को समझने के बहाने उससे बात करती। मनोज कोशिश करता कि ये बातचीत लंबी न चले, लेकिन अनुषा चाहती कि ये बातचीत लंबी चले। गजेंद्र भी जानबूझकर वहीं बना रहता। मनोज ने एक भी दिन किताब उठाकर नहीं देखी। पेपर शुरू हुए। साशा आदतन सबसे आखिर में क्लास में पहुंची। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि साशा की सीट मनोज के एकदम पड़ोस में पड़ी। पेपर शुरू होने में मुश्किल से 5 मिनट बचे थे। साशा ने मनोज को देखा। मनोज ने साशा को बैठते ही कहा, ऑल द बेस्ट। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। पेपर का टाइम हो चुका था। पेपर बंट चुके थे कि तभी सबसे आखिर में बाबा आराम से क्लास में घुसे। क्लास में एक उन्हीं की सीट खाली थी। हर कोई पेपर देखकर हैरानी में था, लेकिन बाबा एकदम आराम से अपनी सीट की ओर बढ़ रहे थे। अपनी सीट पर बैठने के बाद बाबा ने आसपास देखा। मनोज की सीट पास में ही थी। बाबा ने मनोज की ओर देखा और कहा, ऑल द बेस्ट बाबा। मनोज मुस्कुराया। हर कोई पेपर में डूब चुका था। पेपर 2 घंटे का था। मनोज ने पेपर 1.5 घंटे में किया और कॉपी जमा कर दी। मनोज को पेपर जमा करते हुए पूरी क्लास ने देखा। बाबा को पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। मनोज के पेपर जमा करने के 5 मिनट बाद बाबा ने पेपर जमा कर दिया। बाबा के 5 मिनट बाद साशा ने पेपर जमा कर दिया। पूरी क्लास हैरानी से ये सब देख रही थी। अगले दिन मनोज ने फिर से साशा से पेपर शुरू होने से पहले कहा, ऑल द बेस्ट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सबसे पहले बाबा ने पेपर जमा किया। अगले कुछ दिन साशा, बाबा और मनोज में सबसे पहले पेपर जमा करने की होड़ लग गई। खैर, पेपर खत्म हुए और कॉलेज की तरफ से हर साल की तरह 2 दिन और 2 रातों के लिए सिंघड़ फोर्ट में ट्रैक का प्लान बना। ये ग्रुप ट्रैवल हर साल होता था। हर बार जगह बदल जाती थी। पहले स्टूडेंट को कॉलेज ज्वाइन करने के तुरंत बाद साथ में ट्रैवल पर भेज दिया जाता ताकि कॉलेज शुरू होने से पहले लोग एक दूसरे को जान जाएं। मीता ने आकर ये ग्रुप ट्रैवल हर साल कर लिया था। ये ग्रुप ट्रैवल कंपलसरी था। इसको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं था।